This is the time for question hour. हो गया। Question number 76. Oh, please sit down, sit down. Please sit down. There is a process by which supplementaries are taken. The questioner is not present. Let the answer be given. The House. All right, supplementaries. Mr. Hussain Dalwai, yes. थैंक यू सर। ये प्रश्न का उत्तर बहुत 2-3 पेज में दिया गया है, लेकिन हालात ऐसे है कि 6वीं और 7वीं तक पढ़े हुए बच्चों को किताब पढ़ने नहीं आता। टीचर्स रेगुलरली स्कूल में रहते नहीं। टीचर्स को आजकल बहुत अच्छा पगार मिलता है, लेकिन वो दूसरे धंधे करने लगे। ब्याज से पैसा देना, साहूकारी करना, मनी लेंडिंग का धंधा करते हैं, आते ही नहीं। भिवंडी जैसे उर्दू स्कूल की स्थिति तो इतनी खराब है कि भिवंडी में इमारत भी ठीक नहीं। और क्या है? पूछता हूँ, बच्चे जब जाते हैं तो उनको आपस में लड़ाई होती है, बैठने का कहाँ, इसके लिए मिड डे मील ठीक ढंग से दिया जाता नहीं। और आश्रम शालाओं की स्थिति इतनी खराब है मैडम, आप जरा इसके ऊपर ध्यान दीजिए। एनजीओ को काम करने देते नहीं। और मेरा भाषण मत दीजिए, आप इस पे सवाल पूछिए। ये सारे सवाल है। ऐसा है कि ये पढ़ने भी आता नहीं, इसके बारे में आप क्या करने वाले हो? टीचर्स आते नहीं, उसके बारे में क्या करने वाले हो? मिड डे मील अच्छा दिया नहीं जाता, उसके बारे में क्या करने हो? प्लीज डू नॉट गिव अ लेक्चर. Ask a supplementary question on the answer given. आश्रम शाला की स्थिति बड़ी खराब है और वहाँ I'm afraid I'll go to the next person. उसके बारे में क्या है? Mr. Ramalingam, yes. अरे ना मैंने पूछा है सर आश्रम शाला के बारे में पूछा है मैंने। Sir, in the Yeah, please go ahead. myself, sir. Thank you, sir. Sorry, Sir, please sit down. Please sit down. Sir, No. Sir, in the minister's answer, the paragraph 6 stated, the National Curriculum Framework 2005 provides the broad framework for school curriculum development. The states and union territories have aligned their school education curriculum with the provision of NCF. But I would like to know from the minister, have we got any idea to include in the syllabus agriculture, farming work and traditional artisan activities in the basic education level, madam? The honourable member's concern with regards to education in the field of agriculture is an issue which has been debated during the formulation of the new education policy, for which a committee has been suitably constituted. Many states have given their representation that they would like some new elements introduced into curriculum. However, let it be said that only after a new policy comes to the fore can curriculum be so devised by states and NCERT, which is an autonomous institution on its own. I will only say this, that till such time a conclusive policy is not presented to the nation, and through which NCERT or SCRTs in the state can devise or reinterpret syllabus to include agriculture, it would be improper for me to give any conclusive remark on the same. Thank you, Shri Avinash Rai Khanna. थैंक यू सर क्वालिटी एजुकेशन के लिए स्कूल अच्छा, फर्नीचर अच्छा, सिलेबस अच्छा, सब बात ठीक हो जाती है, लेकिन पढ़ाने वाला टीचर ना हो तो हम क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सकते। तो देश भर में टीचरों की कमी ना हो, ऐसा मिनिस्ट्री की तरफ से क्या प्रयास हो रहा है, मैं वो जानना चाहता हूँ। थैंक यू। मैं माननीय सदस्य को ये उनका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि 8 फरवरी 2016 हमने सभी राज्यों के साथ विशेष रूप से टीचर्स और टीचर एजुकेशन के संदर्भ में एक विशेष बैठक की। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने इस बात का समर्थन किया कि एक सिस्टम को ओवरहॉल करने की ज़रूरत है। इस संदर्भ में 3-4 जो हमने समन्वय से डिसीजंस लिए उसको आपके सामने प्रेषित करना चाहूँगी। सबसे पहले कि हम सभी ने ये मिलकर निर्णय किया है कि सभी राज्यों में जाकर जो गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं उनका विशेष रूप से एक ट्रेनिंग वर्कशॉप रखा जाए, ताकि हम लोग स्कूल प्रिंसिपल्स के माध्यम से स्कूल में टीचर क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए इस पे थोड़ी तवज्जो दे सके। साथ ही हमने ये कोशिश की है कि पिंडिक्स नाम का एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर टीचर्स
को राष्ट्र को समर्पित किया गया था 2013 दिसंबर में, और हम लगातार प्रदेश की सरकारों के साथ इस संपर्क में हैं कि वो पिंडिक्स जिसके माध्यम से टीचर अटेंडेंस और टीचर परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है, उसे स्टेट्स अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको कंफर्म करें और उसका इस्तेमाल करें। साथ ही शाला सिद्धि नाम का एक नया कार्यक्रम हमने शुरू किया, जिसमें स्कूल का पूरा इवैल्यूएशन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से और जो हमारी ज़िले की एडमिनिस्ट्रेशन है उसके सुपुर्द और प्रदेश की सरकार के सुपुर्द किए जाए, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पीटीआर जैसे इश्यूज पर भी ज़िला और प्रशासन में जो अधिकारी हैं स्टेट लेवल पर वो इस पर काम कर सकें। Thank you very much. Question 77. I'm sorry, I can take only 3 questions. I can take only 3 questions. No. Sorry, he got an opportunity, he didn't use it. बैठ जाइए. Please, let me take the next question, please. Shalas do not come under the jurisdiction of HRD. Please, what is this? नहीं, इन्होंने सवाल नहीं पूछा, इन्होंने भाषण दिया. I'm sorry. No, you give a notice for it. Keshav Rao ji, you give a notice for it, there will be a discussion. भाई देखिए, Rajiv ji, please, you are a very senior member. I have to rotate supplementaries. नहीं देखिए, supplementary पे किसी का claim नहीं है. Thank you, Rajiv ji. Thank you. I value your advice and I value your friendship. Thank you very much. Question 76, Mr. Yes, Raja. sir. Yes, 77. I beg your pardon. Let the answer be given. प्रश्नोत्तर सभापटल पर रख दिया गया। Sir, Yes. for the past 2.5 decades, the private sector has emerged as an important component of our economy. While the job creation in public sector is shrinking, job creation is there in private sector, but the policy of reservation is not implemented in private sector. And whatever the private sector does, one cannot take it as non-discriminatory recruitment policy. In such a situation, there is a demand for the policy of reservation to be extended to private sector as far as scheduled caste is concerned, scheduled tribe is concerned. That time also the government said, government will work out a mechanism for affirmative action. Now you are giving the same answer for other backward classes also. There will be a mechanism to examine how the affirmative action can be implemented. What is this affirmative action? What is your experience as far as scheduled caste, scheduled tribe people are concerned? Thank you. Because there is no reservation in private sector. That is the demand. But whenever the question is asked, you are coming out and telling us some mechanism is worked out for affirmative action. Thank you, Mr. Raja. Sir, You've asked your question. My question is, first you No, tell us no, whether please. the policy of reservation will be extended to private sector or not. Thank you. Let that be answered. माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो भावना व्यक्त की है मैं उससे सहमत हूं, और जिस प्रकार का वो सोच रखते हैं उसी प्रकार का सोच हम रखते हैं, और पिछले लंबे समय से इस प्रकार का प्रयास हम कर रहे हैं कि निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण संबंधी प्रावधान किए जाएं। पिछले समय में 9 अक्टूबर 2006 में तत्कालीन सरकार ने इस प्रकार के विषयों पर अध्ययन करने की दृष्टि से और अफर्मेटिव एक्शन की दृष्टि से एक कमेटी बनाई थी, और वो कमेटी 2006 से कार्यरत है। उस कमेटी ने अनेक बैठकें भी की है। उसमें प्रधानमंत्री जी के निजी सचिव उस समिति के अध्यक्ष हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव हैं, सचिव कार्मिक प्रशासनिक विभाग के हैं, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के हैं, औद्योगिक नीति एवं पदोन्नति विभाग से संबंधित सचिव भी उसमें है। उन्होंने जो बैठकें की है
और कुछ निष्कर्ष निकाला है, उसके बारे में मैं पहले कहना चाहूँगा। एसोचैम के साथ उन्होंने जो औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमिता से संबंधित रखते हैं उनसे बातचीत की है, CII से की है, फिक्की से की है। आंकड़े भी मेरे पास है, अगर वो देना आप मांगेंगे तो मैं दे दूंगा। और उन्होंने स्कॉलरशिप भी देने का काम किया है पिछड़े वर्ग के लोगों को, SC ST वालों को, और फ्री एजुकेशन टू बॉयज़ एंड गर्ल्स देने की सुविधा उपलब्ध कराने की कार्रवाई की है। वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में भी वो व्यवस्था That's करते not the हैं। answer. जी, उनके सवाल का जवाब दीजिए। मैं दे रहा हूं। उन्होंने ये भी पूछा था, उन्होंने कहा कि एफर्मेटिव एक्शन क्या है इसके, तो मैं हाँ तो नहीं, प्लीज मिस्टर तापन सेन, दिस इज नॉट योर जो क्वेश्चन। जो कमेटी ने जो बनाई थी और इस संबंध में संज्ञान लिया है, उससे संबंधित आंकड़े हैं वो, अगर आप कह रहे हैं कि ये उत्तर नहीं है तो मैं, उन्होंने जो एक बात कही है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने OBC कमीशन ने जो प्रतिवेदन दिया है उस पर संज्ञान लिया है और एक तंत्र स्थापित करने के लिए जो सकारात्मक कार्रवाई करेगा हम प्रयास कर रहे हैं। ये हमको अभी 8 फरवरी 2016 को ही सदस्य सचिव की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ है। अब वो OBC कमीशन की रिपोर्ट है, ये भी उससे स्पष्ट नहीं होता, परंतु उन्होंने कहा है कि OBC कमीशन ने इस पर विचार किया है और उसके आधार पर मैं ये पत्र लिख रहा हूँ। वो पत्र भी कुछ शंकाएं पैदा करता है, जैसे उस पत्र में लिखा है SC ST और OBC वर्ग में 27% आरक्षण दो, जबकि SC और ST में 22.5% ऑलरेडी है और OBC के लिए 27%, ये 49.5% होता है। अगर हमको विचार करना है तो SC ST को छोड़ करके 27% करना पड़ेगा। फिर उनके अधिकार और कर्तव्यों से अलग हट करके उन्होंने प्रतिवेदन दिया है। मैं आयोग के अधिकार और कर्तव्य से आपको अवगत कराना चाहता हूं। हालांकि हमने संज्ञान लिया है और कार्रवाई कर रहे हैं और करेंगे। आयोग के अधिकार और कर्तव्य को मैं पढ़ के सुनाता हूं। आयोग नागरिकों के किसी वर्ग की सूची में पिछड़े वर्ग के रूप में सम्मिलित किए जाने के अनुरोधों की जांच करेगा और ऐसी सूची में किसी पिछड़े वर्ग से अधिक सम्मिलित किए जाने या कम सम्मिलित किए जाने की शिकायतों की सुनवाई करेगा और केंद्रीय सरकार को ऐसी राय देगा। अब केवल OBC में कोई जाति है, रखना है या हटाना है, केवल ये राय देने के लिए OBC आयोग का अधिकार है, परंतु उन्होंने अधिकार से हटकर के राय दी है। हम उस पर सरकार की क्या राय है वो ये पूछ रहे हैं। सदन को आश्वस्त करते हैं कि इस पर हम सकारात्मक कार्रवाई करेंगे। क्योंकि अभी अभी प्रतिवेदन आया है हमको DOPT से और औद्योगिक विभाग से, और वो जो समिति है SC ST वर्ग के लिए इस पर विचार विमर्श कर रही है, उन सबके साथ राय थैंक यू। नेक्स्ट सप्लीमेंट्री, करेंगे। नेक्स्ट सप्लीमेंट्री। Sir, the question is very simple, sir, as you put it. Question is, the National Commission on Backward Classes has written to the government asking for 27% reservation to OBCs in private sector. What is the government's reaction? That's what I asked. Already there is a demand for reservation. Please ask your to second achieve. question. This is what, sir, the minister's answer says, a mechanism will be evolved to study the question of affirmative action. What is the mechanism? He is not able to explain. And what is the time frame for the mechanism? What government is going to do? Private sector is taking all the advantages from the government. It takes Mr. all Raja, concessions, please ask your second exemptions, question. But private sector cannot be above the law. Private Miss- sector should implement the reservation policy. Thank It you. is a state policy. What is the government's reaction? Thank That's you. what I am trying to ask you. Thank you. Tell us whether you will take initiative to implement reservation policy in private sector for OBCs, for SC, ST. थैंक यू, थैंक Give यू, me a categorical answer. थैंक यू। नीति को निजी क्षेत्र में भी लागू करने के विषय पर ही वो कमेटी बनी है और वो कमेटी उद्यमिता के क्षेत्र में जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं उनके साथ विचार विमर्श कर रही है। अभी तक इस प्रकार की राय नहीं बन पाई है कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण सुविधा उपलब्ध कराई जाए, परंतु जिस प्रकार से वो कमेटी काम कर रही है, हम OBC वर्ग के लोगों को भी निजी क्षेत्र में आरक्षण संबंधी व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, इस पर
इसी प्रकार की कमेटी बना करके विचार विमर्श करेंगे और Thank you. कमेटी का प्रतिवेदन आएगा, उस पर कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। Thank you, Shri Pawan Verma. The minister has said that the government will look at this matter constructively. Is the minister aware what is the contraction of jobs in the government sector as compared with the private sector? Private sector jobs have grown by 35% in the last decade. Government jobs have come down by 3.5% in the last decade. So my question is, has his ministry done an assessment of the assurances already made by the private sector of carrying out a definitive affirmative action program? That commitment was given in October 2004 by 218 leading corporate organizations and ASSOCHAM, which he mentioned. Has his ministry done an assessment of whether their assurances have been implemented so far or not? Thank you. Thank you. ये बात सही है कि शासकीय संस्थानों में नौकरी की संख्या कम होती जा रही है। उसके अनेक कारण हैं, ऑटोमेशन एक प्रमुख कारण है। प्राइवेट क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इस पर पहले से गंभीरता से विचार हो रहा है। वास्तव में ये बात सही है कि नौकरियां घटती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और लोगों को नौकरी देने की दृष्टि से प्राइवेट सेक्टर में भी प्रयास करना चाहिए और वो प्रयास पहले से जारी है, उसको आगे जारी रखेंगे और जल्दी करने की कोशिश करेंगे। उनके सवाल का जवाब दे दीजिए। उन्होंने जस्ट 1 मिनट प्लीज। उन्होंने पूछा यही है कि नौकरियां शासकीय क्षेत्र में कम हो रही है, ये सही बात है, मैं उससे चिंतित हूँ। फिर जितने पद एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित है वो भरे भी नहीं गए हैं। समय समय पर उनको भरने का प्रयास भी कर रहे हैं, विशेष अभियान भी चला रहे हैं, फिर भी उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। ये बात सही है कि नौकरियों की संख्या शासकीय क्षेत्र में कम हो रही है, प्राइवेट क्षेत्र में देने के लिए विचार करना चाहिए और उसके लिए हम कह रहे हैं। 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। गहलोत जी, उनका सवाल ये था कि 2004 में जो कमिटमेंट एक बॉडी ने दिया था उसके ऊपर सरकार ने कोई असेसमेंट किया है, और अगर किया है तो क्या हुआ? उन्होंने जो पूछा है कि 2004 में किसी बॉडी ने कोई आश्वासन दिया था, मैं उसको निकलवा के देखूंगा, परीक्षण करवाऊंगा और उस पर माननीय सदस्य को जानकारी से अवगत करा दूंगा। ठीक, ऑल राइट। श्री राम नारायण डूडी। मैं आपके मार्फत कि ओबीसी 27% आरक्षण का प्रावधान 1993 के अंदर रखा गया था, मगर ये देखने में आया है कि सरकारी विभागों के अंदर जो 27% आरक्षण मिलना चाहिए वो उस प्रकार से मिल नहीं रहा। तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि मंत्री महोदय, क्या इन सरकारी विभागों के अंदर 27% ओबीसी को आरक्षण का जो कोटा है वो निर्धारित, उसके अंदर जो कमी है उस बैकलॉग के अंदर अब आने वाले वक्त के अंदर जो भी सरकारी नौकरियां आएगी उसमें बैकलॉग को भरा जाएगा या किस प्रकार के आपके निर्देश हैं, ये मतलब कहना चाहूँगा। दूसरा जो प्राइवेट सेक्टर, एक सवाल पूछिए। थैंक यू। यही कि बैकलॉग बढ़ने का है या नहीं है, ये मतलब, और यदि प्राइवेट सेक्टर के अंदर नहीं है तो मतलब सरकारी सेक्टर के अंदर जो 27% आरक्षण है उनकी पूर्ति की जाए। थैंक यू। ये बात सही है, 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग के लिए है, पर अभी तक का जो आकलन और आंकड़े हमारे सामने हैं वो लगभग 17% पद भरे हुए हैं, बाकी 10% रिक्त हैं। रिक्त पदों की पूर्ति के लिए हमने राज्य सरकारों को भी लिखा, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को भी लिखा और डीओपीटी के साथ हम निरंतर प्रयास करते हैं कि विशेष भर्ती अभियान चला करके इसकी पूर्ति करें। आगे भी हम इस प्रयास को और तेज गति से पूरा करने का प्रयास करेंगे। श्री रपोलो। Arj for reservation establishes and focuses the necessity of the protection of the categorized community. And the minister's reply has directly established that. Yes, sir, I am coming to that. The National Commission for OBCs
is not having the larger role in this backdrop, and with the demand of inclusion of several communities into the OBC sector, whether the government is considering to give the constitutional status to the National Commission for OBCs, which is highly required. Question. जी सर इस विषय पर मैंने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित प्रश्न किया है ना आपने। हाँ, इस संबंध में शासन के पास कोई विषय विचाराधीन नहीं है। Thank you. Question 78. I'm sorry, I can't. I have to stick to the three. I know that. Your colleague has already asked the question. I know. Anything on that? Question 78. Yes, let the answer be given. On the table of the House. Supplementary, please. Sir, of late incidents of sexual attacks on students, even toddlers by the staff of the school, including teachers in the national capital, Bangalore, etc. The corporal punishment given to the student in school premises and recent incident of death of school children by drawing in the Delhi can be averted if CCTVs are installed at the important places in the schools, which may deter the culprit. So I want to know from the Honorable Minister whether government will put in place national policy for compulsory installation of CCTVs in the school to save the innocent student from the abuse in the school premises. If so, the details thereof. Thank you. Answer has reflected that education being in the concurrent list, this falls into the domain of the state government, and I would not like to infringe upon the rights of state governments to provide adequate security to school students within the school premises. I will only say this, that given my interaction with every state government, priority is given by every state government to ensure security for students and employees within a school premises. Second supplementary. Sir, my second supplementary, whenever a High Court or Supreme Court gives direction or suggestion to government, be it central government or state government, such government has to implement in the direction of suggestion of the court. Since Maharashtra, to install CCTV in schools, the state government has to implement the suggestion, but it will involve huge expenditure, which is not possible for the state, which is facing the several drought and suicides by farmers. So central government has to provide requisite funds to the state for implementing the High Court suggestions. So I want to know from the Honorable Minister whether government will reconsider to issue in all suggestions or provide requisite funds to the Maharashtra. Thank you. I've said before, and as the answer also reflects, this is a suggestion given by the Honorable High Court to a state government in question. And since I do not represent the state government in this House, I can only answer for the Government of India. And the answer very clearly states that no such proposal has been mooted from any state government to the Government of India. Let me reiterate here, sir, it is a suggestion given by the Honorable Court to a particular state government. And it is now the right of the state government to progressively do anything on the subject matter at hand. Thank you, Shri Rajiv Shukla. जी महोदय, मैं मंत्री से जानना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र सरकार जैसे कि उन्होंने मांग की सीसीटीवी स्कूल में लगाने के लिए ज़रूरी है। डांस बार में सीसीटीवी लगाए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। आपने लिखा है जवाब में कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई ग्रांट्स नहीं है। आपके पास ऐसी तमाम एजुकेशनल स्कीम है, जैसे एडल्ट एजुकेशन। मुझे तो आज तक एडल्ट एजुकेशन से पढ़ा एक भी आदमी नहीं मिला। और प्रावधान प्रोविजन जो है 6,000 करोड़ का है, 6,000 करोड़ का प्रावधान है। तो इन सब का बजट ये करके आप प्राइमरी एजुकेशन पे क्यों नहीं देती, ताकि इन स्कूलों में सीसीटीवी भी लगे, यहाँ शिक्षा के स्तर सुधरे और टीचर्स अच्छे मिले। Sir, I am grateful that the Honorable Senior Member wants to educate me on the adult education program. That is a question that follows this question. I will only say this, that adult education is in priority not only for our government but also the government
which was during the UPA time, allocated sufficient fund for the adult education program. Insofar as school education goes, not only are sufficient funds provided, but as the answer truly reflects, it is within the jurisdiction of the state government to take a call on this particular issue. Insofar as an inference made, I'm sure that the member understands. I'm sure that he will be, I'm sure he will allow me to complete my answer. I'm sure the member understands that till such time Bhai, the government please, does no not arguments. approve or approach us with any proposal, we are not in a position to reflect on a proposal that is not within the consideration of the ministry or for which a ministry has not been approached. Shri CP Narayan. Since the learned, see, my question is through you to the minister is, since the High Court has given a direction, will the government of India try as an example in any of the central schools in Mumbai? Because the High Court has given, because this is very important, whether the funds are there or not, this has become very important. So will you try it out in some central schools under you? So the answer reflects it's not a direction but a suggestion of the Honorable High Court to a state government. Insofar as the member's suggestion with regards to central schools, whether such an issue can be tried out, I would like to bring to his attention that in some Kendriya Vidyalayas, CCTVs have been installed and the same is the case for a few Navodaya Vidyalayas. Shri, go ahead. सर, जब सीसीटीवी कैमरा की जो बात स्कूल में चल रही है, तब नई अभी टेक्निक आई है, यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट भी लगा रही है शायद बसों में, तो बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए जो बस में जाते हैं, वहाँ उनके साथ बहुत कंडक्टर और ड्राइवर के द्वारा बहुत पनिशमेंट होता है। बच्चे कभी वहाँ से उड़ भी जाते हैं, कभी किडनैप भी हो जाते हैं, ऐसे कई किस्से रजिस्टर्ड है। मेरा माननीय मंत्री से ये आपके द्वारा मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि जो केंद्रीय विद्यालय की जो बसें हैं, जो सेंट्रल स्कूल की बसें हैं, उसमें और जो स्टेट में स्कूल चल रही है जिसके पास बसें हैं, वहाँ वो बस में टीवी कैमरे लगाने की सूचना कर सकती है या तो कोई अमेंडमेंट करा सकती है? Only say this, sir, that the central schools that the honourable member refers to are governed by a board of management, which includes representation from various forces like the Army, Navy, and Air Force, and any direction to be issued to all central schools, or for that matter, all Navodaya Vidyalayas, have to be placed once before the board. But I'm grateful for the suggestion that he makes. Thank you. Question 79. No, I'm sorry. It's not your question. Personal interest, whether he have to declare about the personal interest on this issue, because I think that is an accepted rule in the House. We are asking a question about the installation of cameras. Please. Any company who is representing such a thing, whether he have to express his interest, sir, in this House. All right, okay. All right, you have reiterated a point which is well understood by everybody in the House. Thank you. Question, yes, sir. Let the answer be given. Respected Chairman, sir. Respected Chairman, sir, the Honorable Minister has spelled out the central government policy in this regard. Sir, but specifically, I would like to know if the central government is going to have a plan or can it initiate a plan to improve the literacy rate, particularly in women, in the newly formed state of Telangana? Thank you. My answer exhaustively reflects the efforts made thus far, but I would also like to state here that in the year 2015, September, from the district Nalgonda, Ankivedi Gudam Gram Panchayat, in fact, won the Sakshar Bharat Award for the best performing Gram Panchayat
which hails from the state of Telangana. Hence, let me also answer that in Telangana, out of 10 districts, 9 are covered under the Sakshar Bharat scheme, and we have even ensured that we reach out to public representatives so that under the Adarsh Gram Yojana, public representatives, especially even members of parliament in their nodal districts, can help us ensuring 100% literacy within their respective states. I should add here, sir, that 22 Gram Panchayats adopted by honorable members of parliament within the state of Telangana under the Adarsh Gram Yojana. Our intention with the assistance from public representatives is to ensure that by the end of this year, there is 100% literacy in those Gram Panchayats. Thank you. Dusra प्रश्न. Sir, will the center undertake any social audit of literary and school education programs in Telangana? Not relate directly to the question which has been asked in number 78. I will only say that performances of state governments with regards to various parameters of education, be it primary education, secondary education, is consistently taken and audited by the state governments themselves. And when the states speak to the center with regards to the performance of particular schemes, they also bring forth their own audit or their own observation about how the schemes are performing within their respective states. Shri Basavari Patil. सभापति जी, यह साक्षरता विद्यार्थियों की गुणवत्ता के शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज साक्षरता एक तरफ चल रहा है तो सारे देश में सरकारी स्कूल में पढ़ाई जाने वाली पढ़ाई की क्षमता घट रही है, बच्चों की संख्या एकदम कम हो रही है। इसको सरकार कितना सीरियस लेगी और अपनी गुणवत्ता लिटरेसी के साथ साथ बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम, ब्रेक थ्रू थिंकिंग सरकार इस दिशा में करेगी या नहीं, मुझे बताने की कृपा करें। ये प्रश्न ये राज्य के ऊपर न छोड़े, राज्य के ऊपर लिटरेसी न छोड़े, लिटरेसी के साथ साथ आंध्रा और तेलंगाना के शिक्षा के साथ साथ गुणवत्ता की बात मैं पूछ रहा हूं। That's not So I will only say this, that since this question pertains to adult education, I'm sure that the members here will help me congratulate all those adult learners who have thus far taken these examinations. I would also state here in the House that on the 23rd of August 2015, over 1 crore 26 lakh citizens, which is the largest number ever, sat for the adult education program assessment examination. They are expected to take this examination also in the month of March 2016, on the 20th of March. And I'm sure, sir, you will join me in at least congratulating them for taking this effort. And I hope that they successfully pass this particular examination they'll sit for. The honorable member here expresses his concern with regards to not depending only on states for the literacy program. Let me here unequivocally state that our intention is that till we do not work in a cohesive manner with the states, the milestones that we set for achieving complete literacy is not a milestone that can be achieved in isolation. I will also say that the Sakshar Bharat program is complemented also with skills training program and financial literacy program. In fact, the adult education centers in the country have ensured that in the Janadhana Yojana, over 1 crore bank accounts were opened for adult illiterates. So I think that this effort needs to be complemented. Shri Rapolo. The newly carved out state Telangana is undernourished in several sectors. It is an established fact, and education and literacy is also established fact that lesser literacy is there in Telangana. And the Saksharata Bharat, the centrally sponsored scheme initiated by UPA in 2009, has given wonderful result in adult education. Has the Union Resource Development Ministry assessed the impact of the Saksharata Bharat? Are they going to inculcate and include the advanced tools in the Saksharata Bharat mission, and are the younger children of 14 years age of 9th and 10th classes as the literacy ambassadors to encourage literacy of the adult across the nation? I would like to know that. Thank you. Thank you. Let me extend my grateful thanks to the honorable member for stating here emphatically that the Sakshar Bharat program has been a success
because in the previous answer, another member from his own party stated that it has been a disaster. So my grateful thanks to you, sir, for recognizing at least the achievements of the adult education program. Insofar as specifically the state of Telangana goes, the number of literates has increased, and I will state here from record, from 15.43 million to 20.78 million in the state of Telangana from the year 2001 to 2011. And for instance, a district like Karimnagar, it has increased from 1.66 million to 2.02 million. The honorable member suggested that has there been an assessment done of the adult education program? Assessment is a process of continuum. We have included issues like skill development, skill training, financial literacy also, and helped in fact adult illiterates who join the program to even open bank account. That in itself is an indication that we leverage this particular program to ensure that we empower our citizens not only through education, not only through the written word or the word that is read, but also to ensure that electoral literacy, financial literacy, and skills and training can be given through the same program. Thank you. Question 80. Sir, question 80. Question 80. Yes. Are you asking a supplementary? All right, let's hear that. I'm surprised that there are people who have asked questions and have walked out even before the answers have been given. The chair has noted that. Thank you, sir. Thank you. Sir, Question statement 80. is laid on the table of the House. Yes. Sir, Supplementary? sir, I want to know from the Honorable Minister as to what is the mechanism by which the financial progress by the district authorities was supervised by the ministry. And further, sir, how was the financial progress ascertained in the 6 states that are mentioned in the annexure? And what action has been taken by the ministry for recovery of the excess expenditure incurred based on inflated figures? So the question basically pertains to how the MPLADS is implemented. The implementation is done by the state authorities and the district authorities to which the Member of Parliament belongs to. So far as the ministry is concerned, it gets a utilization certificate based on which the next installment is released. However, we carry out an independent verification at one part of the year, and the CNAG also carries out an audit. The particular question is based on the audit report which was tabled by the CNAG, which pointed out that certain states and certain districts had pointed out certain amount of expenditure which was not in order to the general financial rules. Based on that, wherever a violation has been found, wherever an issue has been found on part of the state authority, the state authorities have been told to not only take punitive action, but also in case it has not been done in malfeasance or bad faith, then they have to give a speaking order through the chief secretary to say that it can be written off in terms of the general financial rules. At the same time, where action is required, we do give instructions to recover that money from the particular Member of Parliament if it has been done in bad faith. Thank you. 1 minute, please. Second question. What? Sir, my first I think question was... that's a matter for the Sir, MPLAD committee. Sir, my supplement... Please. Sir, my supplementary was what Can he recovery has finish been made in the 6 states. Please sit down. Please. Let's hear the second supplementary. Sir, my first question was, what action has been taken with regard to the recovery? Sir, it is only the MPs who recommend, and it is only the district authorities who carry out the work. So the reply of the Honorable Minister stating that the amount would be recovered from the MPs cannot be accepted at all, sir. So Please, 1 minute. May I, sir? Sir, there are very detailed guidelines that have been laid down, where we find that the guidelines have been violated and there is a lacuna in that. We do ask the district authorities if
the guideline has been violated by them or... Please. Can you please listen? You don't want to. Then why are you coming? Don't tell her. Please, please. Sir, Please. No, please. Please. so, Listen, please, why are you speaking? This is not your question. so Please where go the ahead. guidelines are violated, the ministry asked the district authorities and the implementing authorities as to why the guidelines have not been followed. And if the guidelines have not been followed because of a wrong order given by the member of parliament, obviously the member of parliament is asked. Just 1 minute. Just, I okay. think- You have asked your question. I want to ask him, sir, the MP does not issue an order, he only recommends by way of a letter. Sir, I think just 1 minute. 1 minute. I Just- think there is a Just 1 minute. understanding should be quite clear. When you Please. Sir, when you I recommend, think, that is what I'm saying. No, 1 minute. Just 1 minute. Just 1 minute. Just one. No, it is the magistrate who has Just to see 1 whether minute. the recommendation is right or wrong. It is the duty of the Please sit down. collector. Please sit down. Please sit down. I think this is a matter relating to MP lad scheme with which every single member is very familiar, both about the scheme and the procedures. So, no, please. If the answer is inadequate, just a minute. Look, I'm using a softer word. If the answer is inadequate, there is a procedure by which that can be pointed out. You know. No, you can't. Please. Sharma sahab, आप क्या चाहते हैं? Sir, perhaps it will be helpful. Let me ask one clarification. You say the answer, the simple procedure is, if you are dissatisfied, Sir, we know that, sir. then you Sir, raise we a know half that. an hour discussion on Sir, this. we know that. Yes, We know that. let's hear the minister. I could understand the anxiety and concern of the honorable members, sir. Anguish. There is some confusion on account of the word used, but the accountability rests on the district magistrate. So the member of parliament, please, member of parliament, this is not a political issue, concerns all members. If a member of parliament makes a suggestion or recommendation, Right. then whether it is within the rules of the guidelines issued by MP led committee or not, that has to be seen by the district magistrate or the nodal officer. Quite. And then if a work is out of the purview of the guidelines, he can delete that work also, say, sir, this is not permitted. There seems to be some confusion, sir. We'll see to it that we'll discuss among ourselves and see that necessary clarification is issued. Thank you very much. Shri Tulsi. No, I think your second supplementary, okay. All right. Instances of violation of guidelines of the MP Act. Sir, I would request that the funds that are allocated to the members of parliament is not sufficient to cater to the needs of the state, sir. In order to cater with the needs of the state, sir, will the government contemplate increase of the MP Act funds, one? And also... One question, please. Yes, and also award MPs who give and allocate works for durable assets, sir. That's a Sir, suggestion. I'll tackle the second part first. The funds are meant only for durable assets. Funds are meant for community assets. The first part that the honorable member asked, the position is that both the houses from the committees have recommended that the limit of the MP lad must be raised. The issue has been with the finance ministry for the last 4 years. Whenever it is raised, the members will come. Thank you. Shri Tulsi. I want to know whether there are cases of inflated expenditure and money which is released
being shown as utilized under MP-led in 12 districts from 6 different states, whether the government has initiated any prosecution of the people who are found to be guilty. Thank you. Sir, based on the CNAG report, there was various paras that were forwarded to the ministry. The ministry has already given an action taken note on that, and necessary action is in hand where the CNAG is concerned to pass suitable instructions to the states. Thank you, Shri Vijay Darda. आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एनके सिंह कमेटी ने एमपी लैड के बारे में एक रिपोर्ट दी थी और कहा था कि यूटिलाइजेशन जो सर्टिफिकेट है वो टाइमली रिलीज करेंगे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी न तो कंपटीशन सर्टिफिकेट देती है और न ही यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट समय पे देती है, और वो न ही उसकी वजह से इंस्टॉलमेंट रिलीज होता है, तो उसकी वजह से काम में बाधा आता है, काम की कीमत बढ़ जाती है। तो मैं ये सरकार से जानना चाहूँगा कि इस दृष्टि से आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं। सभापति महोदय, जहाँ तक का सम्मानित सदस्य का सवाल है, हम हर साल एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, स्टेट अथॉरिटीज़ को बुलाते हैं और उनको ये समझाते हैं कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट समय पर आना चाहिए। जहाँ पर हमें मेंबर आकर बताते हैं कि उनका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के कारण इंस्टॉलमेंट नहीं गया है, हम स्टेट अथॉरिटीज़ को लिखते हैं। कई स्टेट्स के अंदर हमको दिक्कत आती है, वहाँ पर मैं खुद मुख्यमंत्री को पत्र लिखता हूँ ताकि इस काम के ऊपर जल्दी से कार्रवाई की जा सके। थैंक यू। श्री वहाँ पर जो काम दिया है उसका नाम लगना चाहिए, वो लगता नहीं, और उसी के बोर्ड के ऊपर हटा कर दूसरा नाम लगा दिया जाता है। आपका सवाल खत्म हो गया, आप चलिए। यस मिस्टर सिवा प्लीज। Sir, as the minister said, the fund is released in 2 installments to the nodal officer, and once the member recommends or he earmarks the works to be taken up, and when he recommends, even after all these things have been done, the second installment is not released. And when we inquire with the MP-led government or department here, it is said that the utilization certificate has not reached. So that is not within the purview of the members, sir. Will the central government take necessary steps to instruct the district authorities to immediately send the utilization certificate as soon as the members have given all the recommendations? Thank you. Sir, the utilization certificate is given by the district authorities, and we keep reminding them continuously from time to time that they must submit the moment the work is over. State authorities in some states take their own time. We are fully cognizant of this fact. Thank you. Question 81. Let the answer be given. Supplementary, Shri Anand Sharma. प्रश्न का उत्तर दिया है तो वो पर्याप्त नहीं है। एक संवेदनशील विषय है। इस देश में और दुनिया भर में बहुत बड़ी संख्या में बच्चे किसी न किसी डिसेबिलिटी से प्रभावित रहते हैं, पर सबको एक मेंटल रिटार्डेशन की कैटेगरी में डालना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले तो इसमें सुधार लाना चाहिए और दोबारा ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल होने चाहिए, क्योंकि डिस्लेक्सिया अलग है, ऑटिज्म अलग है, एस्पर्जर सिंड्रोम अलग है। अगर केंद्र सरकार केवल ये कह दे कि राज्य देखेंगे, इसको हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया, केवल बच्चों से संबंधित नहीं है, that the government recognizes the concern of dyslexic children and has decided to include now in the disability. और 2014 फरवरी से जो पेंडिंग पड़ा है, आप इसको प्रायोरिटी लेजिस्लेशन में सरकार क्यों नहीं लाती? और सिर्फ बच्चों का बात नहीं है, उनके पूरे माँ बाप, पूरे परिवार प्रभावित होते हैं। उसके लिए केंद्र सरकार अगर ये कहे कि वो संवेदनशील नहीं है, राज्य सरकारों पे छोड़ दे, कानून को प्राथमिकता ना दी जाए, आप उसमें क्या कदम उठा रहे हैं? जब तक कानून पारित नहीं होता तब तक क्या सरकार इंटरिम पीरियड में कुछ इसके लिए सोच रही है? स्वयं केंद्र की सरकार इसके लिए अलग से प्रावधान करना और राज्यों से बातचीत करके बैठक बुला के मंत्री महोदय, राज्यों के जो मंत्री हैं और केंद्र की सरकार मिलकर इस पे कोई निर्णय करे, ये अच्छी बात नहीं कि हमारे देश में परिस्थिति है। थैंक यू।
माननीय सभापति महोदय, ये बात सही है कि आज तिथि तक डिस्लेक्सिया नामक विकलांगता हमारे विकलांगता की सूची उस सूची में तो आगे तो सुनो शर्मा साहब, सुन लीजिए जवाब सुन वर्तमान में अलग से इसकी श्रेणी नहीं है, परंतु इस श्रेणी को अभी हम जो मंदता की श्रेणी है उसमें सम्मिलित करके काउंट करते हैं। हमने राज्यवार मीटिंग में की है, मंत्रियों के साथ, सेक्रेटरीज के साथ आंकड़े भी इकट्ठे किए हैं और सही पता लगाने की कोशिश भी की है, उसके आंकड़े भी हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की भिन्न प्रकार की विकलांगता की श्रेणियां अभी जो 7 श्रेणियों में कवर नहीं हो रही है, इसीलिए हमने एक नया विधेयक तैयार किया है और उसमें ये 7 श्रेणियों की बजाय 19 श्रेणी हो जाएगी और उसमें ये डिस्लेक्सिया, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, सेरिब्रल आदि सब प्रकार की है। आप कहें तो मैं वो 19 श्रेणियां मैं पढ़ के भी सुना दूं। उस पर मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी है, माननीय राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में वो कमेटी काम कर रही है, एक बैठक हो गई है और इसी चालू माह में और एक बैठक होगी और हमारा प्रयास होगा कि ये 7 की बजाय जो 19 कैटेगरी बनाने का प्रस्ताव हमने किया, जिसके कारण सभी प्रकार के विकलांग उसमें सम्मिलित हो जाएंगे और उनको सुविधाओं का लाभ मिलने लगेगा। अगले मतलब इस बजट सत्र के रेसेस के बाद वाले चरण में ये हम लाने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि सफलता मिलेगी। श्रीमती बच्चन। Fall is not Viklang. It's a very minor defect if detected at source, at a very primary stage, can be corrected. And I know of many such cases. विदेशों में हर स्कूल में सबसे पहले जब बच्चा दाखिल होता है तो उसके लिए डिस्लेक्सिया इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसको बहुत आसानी से ठीक। आपने इसको डिटेक्ट करने के लिए कोई समाधान किया है कि एकदम प्राइमरी लेवल पे इसको डिस्लेक्सिया को डिटेक्ट करके और ये 1 साल में ठीक हो सकता है। ये जो तकलीफ है, इट्स नॉट अ मेजर हैंडीकैप। That's what I'm saying. Have you made an effort to detect children who have dyslexia? Because a lot of the times, sir, these children are considered to be mentally I think that's a very good disabled, and you know they are castigated, and especially in rural areas. I think it's very important because it's not a handicap. Thank you. निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं वो सही है और इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके हमने राज्य के मंत्रियों के साथ, राज्य के सचिवों के साथ और उससे नीचे जाकर के जिला चिकित्सा अधिकारी और कलेक्टर और एक डॉक्टरों का पैनल बना करके ये मानसिक मंदता की जिस विकलांगता की श्रेणी कहो या बीमारी कहो उसके आकलन के लिए प्रयास किया है और उसमें सफलता भी मिली है, परंतु जो अलग से उसकी परिभाषा है आज की तारीख में वो अलग से नहीं है और वो जो 19 कैटेगरी आ रही है उसमें ये सम्मिलित हो जाएगी तो अलग से फिर सर मैंने ये है कि अर्ली डायग्नोसिस के लिए केंद्र सरकार, आपका विभाग, आपका मंत्रालय कोई राष्ट्रव्यापी नीति बनाएगा। एक कैंपेन की बात होती है कि डॉक्टर्स की कमेटी की बात नहीं है, अर्ली डायग्नोसिस जरूरी है। अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है उसके लिए हमारा आपसे आग्रह है कि अर्ली डायग्नोसिस के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाए आपका मंत्रालय, ताकि ये बच्चे जिनको समाज क्रूरता से जिनका साथ व्यवहार करता है उनके साथ सही मानवता सर उसी बात को ध्यान में रख करके हमने प्रयास प्रारंभ किया। वही तो मैं जानकारी दे रहा हूं कि हमने जिला लेवल पर भी ऐसी व्यवस्था की है कि अर्ली स्टेज पर ही इसका पता लग जाए और उसको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो जाए। यही तो मैं निवेदन कर रहा था। जया जी के Now we can't continue on like this. लगातार कर रहे हैं और हमारे पास उसके आंकड़े भी हैं। मैंने पहले ही कहा कि आप कहो तो मैं पढ़ के सुना दूं, राज्यवार भी है, परंतु
dyslexic and they are not aware of it. हम खुद सोचते हैं It is true. It's true. हमारा ये It's a reality. हमारा ये सभापति महोदय हमारा ये प्रयास है कि बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही इस प्रकार की बीमारी की पहचान जांच पड़ताल करके कर ली जाए ताकि उसको ठीक करने का प्रयास भी किया जा सके, और अगर ठीक नहीं हो सकती है और लगता है कि वो विकलांगता की श्रेणी में ही है तो बाकी की सुविधा देने की व्यवस्था करते हैं। Thank you, Shri Tarun Vijay, though you should have been here to ask your question. सर मैं मंत्री महोदय जी को एक बताना चाहता हूँ, भगवान के लिए सर ये मेंटल रिटार्डेशन शब्द का इस्तेमाल मत करिए। आप उन बच्चों के माता पिता से पूछिए जिनके बच्चों को ये स्पेशल एबिलिटीज हैं, वो क्या महसूस करते हैं। सेकेंडली, ये बहुत दुख की बात है सर कि जो डिसलेक्सिक पेरेंट्स हैं उनको दीवारों से सर टकराकर पूछना पड़ता है कि किस स्कूल में वे जाएं। पूरे दिल्ली में कहाँ सुविधा है सर? मैं उत्तराखंड से आता हूं जो दुनिया में स्कूलों के लिए जाना जाता है, एक स्कूल नहीं है सर। अध्यक्ष महोदय, पूरे उत्तराखंड में एक स्कूल नहीं है जहां डिसलेक्सिक बच्चों के लिए कोई सुविधा हो। वो माँ बाप रोते हैं, उनके बच्चों का मैपिंग नहीं हुआ। It's more than 1 crore dyslexic children in the country, सर। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं सर, इसको पॉलिटिकल मत लीजिए, ये दलों का मामला नहीं है। और 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों के 5 करोड़ माँ बाप हैं। और मेरा सवाल यह है कि आप मैपिंग कब कराएंगे और डिसलेक्सिक को आप मेंटल रिटार्डेशन से हटाने की बात कब करेंगे? All right, that's your suggestion. कब आप मैपिंग करेंगे और सुविधाएं कब देंगे? सर, आपका डिसेबिलिटी एक्ट किसी प्रदेश में लागू नहीं किया जाता है, स्कूलों में कहीं लागू नहीं है। Okay, all right. Yes, please. सभापति महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया कि मैपिंग की प्रक्रिया जारी है। हमने विकलांगजनों के पहचान के लिए यूनिवर्सल आइडेंटिटी कार्ड बनाने की योजना भी बनाई है और उसका प्रारंभ भी हो गया है। अगले 1.5 वर्ष में सारे देश में और प्लीज लेट हिम फिनिश। नो दिस इंटरप्शन इज नॉट राइट। ये जो नया एक्ट बन रहा है, अरे मैं बता रहा हूँ ना, अब उन्होंने 2 प्रश्न किए तो एक-एक करके ही तो जवाब दूंगा, दोनों का एक साथ कैसे दूंगा? Let me suggest a way out. Let me suggest a 1 minute. I think if the vocabulary is to be corrected, the concerned members should formally write to the government, draw attention to this discussion and make a suggestion. Thank you. सर, उन्होंने 2 प्रश्न किए तो मैं बारी-बारी से तो दूंगा। नहीं, एक का जवाब दीजिए। एक तो उन्होंने मैपिंग की बात की, तो मैं बता रहा हूं कि हम सारे देश में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज में जो आते हैं क्राइटेरिया में, उनका आइडेंटिफिकेशन करके उनका परिचय पत्र बनाने का काम कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने चिकित्सा सुविधा और पढ़ाई की दृष्टि से उनको स्वावलंबी बनाने की दृष्टि से, मुख्य धारा में लाने की दृष्टि से प्रश्न किया। हमारे अनेक संस्थान है जहां शैक्षणिक सुविधा दी जाती है, चिकित्सा सुविधा दी जाती है, प्रशिक्षण की सुविधा दी जाती है और उनको पुनर्वासित करने की सुविधा भी दी जा रही है। थैंक यू। और उसमें बढ़ोतरी करेंगे। थैंक यू। Question 82. Yes, sir. All right, let the answer be given. Sir, the answer is laid on the table of the House. Supplementary, please. अध्यक्ष महोदय, मैं आंसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं पूरी तरह से उत्तर से असंतुष्ट हूँ। इसलिए असंतुष्ट हूँ जो क्राइटेरिया स्मार्ट सिटी सिलेक्शन के लिए अपनाया गया। साइलेंस प्लीज। मंत्री के अनुसार उन्होंने कहा कि आर्थिक कार्यकलाप, भूमि उपयोग, भूमि मुद्रीकरण, पर्यटन क्षेत्र, ये सभी क्राइटेरिया है जिसके चलते ये स्मार्ट सिटी का चयन किया गया। उसके साथ में नागरिकों के साथ विमर्श और जनप्रतिनिधियों के साथ विमर्श। मेरा सिर्फ आपके माध्यम से सरकार से कहना है कि मेरी जानकारी में, मैं झारखंड से आता हूं और जो स्मार्ट सिटी के लिए 3 शहर चुना गया था, वहां कोई भी जनप्रतिनिधि से कोई बातचीत नहीं हुई है। प्रश्न पूछ लीजिए, समय खत्म हो रहा है। कोई जनप्रतिनिधि से बात नहीं हुई। इसलिए मेरा है कि ये जो आप क्राइटेरिया सिलेक्शन का क्राइटेरिया पूरी तरह से भेदभाव से प्रेरित है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि अगले बार जो आप सिलेक्शन करेंगे
तो निश्चित रूप से जो जनप्रतिनिधि है या जो और नागरिक से विमर्श की बात है, उन सब प्रक्रियाओं से अब गुजरे ताकि सही भेदभाव के बिना ही सिलेक्शन किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई भेदभाव का सवाल नहीं है। कारण क्या है, प्रदेश सरकारों ने इन शहरों को चुना है। प्रदेश सरकारों ने अपने स्तर पर कुछ एड स्टिक्स के आधार पर चयन करके सिफारिश किया सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिना परिवर्तन उसको स्वीकार किया है। उसमें इतना ही है, पहले साल 20, अगला साल 40 और अगला साल 40। 20 क्या होना चाहिए पहले साल, इसके बारे में हमने सोचा। ये मंत्री निर्णय करे तो फिर लोग इसका आलोचना करेंगे, कुछ गलती भी हो सकता है, सब्जेक्टिव होता है। इसलिए हमने एक इंटरनेशनल टीम और एक नेशनल टीम, ऐसा 6 टीम्स का गठन किया। उन लोगों ने कुछ पैरामीटर्स बना के, पैरामीटर्स के आधार पर ये अध्ययन करके उसमें मार्क दिया और मार्क्स के हिसाब से कौन सी सिटी फर्स्ट राउंड में आना चाहिए, ऐसा एक 20 सिटीज का सिलेक्शन हुआ है। Thank you, Venkaya ji. I'm afraid the question hour is over. House is adjourned till 2 p.m.